अधिवक्ता एकता प्रवाहित अधिवक्ता शांति मद में द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। विदेशी ताकतें अधिवक्ता विरोधी ताकतें जब भी घर में दस्तक देती हैं, यहीं के लोग उठकर साकुलों को खोल देते हैं। ब्रिजेश भैया, मित्रों, अब्दुल भैया, आपका ये त्याग, भैया, आपका ये बलिदान अब्दुल भैया व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ जब भी इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, अधिवक्ता संघ, जब भी आंदोलन, जब भी ये एक्ट इस देश में लागू किया जाएगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमारे छत्तीसगढ़ से आए सभी अधिवक्ताओं का नाम लिखा जाएगा, उल्लेखित किया जाएगा। हम शांतिपूर्वक आज इस धरना स्थल पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को केंद्र सरकार और शासन के समक्ष हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी दे दूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। गौर कीजिएगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने के बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, और अब उनकी जगह, राजीव कुमार की जगह सुमन बेरी, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री और वर्ल्ड बैंक के मुखिया रह चुके, वो उनकी जगह लेंगे। और एक चीज आपको याद दिलाता चलूं, अरविंद पनगड़िया इस नीति आयोग के, मतलब योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग नाम रखा गया था, तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। चलिए, उसके बाद आपको बुलडोजर का नाम है तो पता ही है। पहले उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, फिर मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा, और अब दिल्ली नगर निगम। जिस प्रकार जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, ज्यादातर जो अनऑथराइज कब्जे किए गए थे, गैर कानूनी कब्जे थे, उनके ऊपर चला था। हालांकि राजनीति क्योंकि बाज नहीं आती, राजनीति अपने तरीके से हर पार्टी का व्यक्ति करने का प्रयास करता ही है। लेकिन मैं आपको जानकारी बताता चलूंगा, तीनों निगम, उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम, अब तीनों जगह बुलडोजर चलेंगे। जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होंगी, मतलब जो अनऑथराइज कब्जे होंगे, जो विशेष रूप से सरकारी जगहों पर एनक्रोचमेंट कर किए गए होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो दिल्ली में मान लीजिएगा 80% से ज्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जितने कॉलोनीज के अंदर 5-5 मंजिल के मकान बन गए हैं, वो ऑलमोस्ट अनऑथराइज हैं, बहुत सारे उनमें से मैं ये कहूँ तो। खैर, जो सरकारी जगहों पर कब्जे किए गए थे, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन हम एक प्रश्न जरूर यहां पर करना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो फुटपाथ हैं, जो बेवजह घिरे हुए, दुकान 4x4 की होती है, 4 फुट की दुकान होती है, 10 फीट उन्होंने आगे जगह घेरी होती है। फुटपाथ जो कि पैदल यात्रियों के लिए बने होते हैं, फुटपाथ के ऊपर आप चल नहीं सकते, और उसके बाद भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। रोड कुल मिलाकर 3-3 लेन चौड़ी सड़क पर मात्र एक लेन पर यातायात रेंगता हुआ नजर आता, और इसी कारण पॉल्यूशन आदि आदि जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन क्योंकि समस्त एजेंसियों या उनका काम आपको पता है, सबका ये उगाही वाला काम होता है। अब आप किसको कुछ भी कह लीजिए, और हर आदमी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता। पर चलिए, कुल मिलाकर अब इन्होंने इसके अंदर शाहीन बाग और ओखला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है, जहां पर भी गैर कानूनी रूप से कब्जे किए गए हैं, विशेष रूप से सरकारी जमीनों के ऊपर या सरकारी सड़कों आदि के ऊपर। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या था। हालांकि यही बुलडोजर के नाम पर आपको पता है कि जो अलवर में, राजस्थान के अलवर के अंदर एक 300 वर्ष पुराना मंदिर ढा दिया गया था। उस मंदिर के संदर्भ में खूब राजनीति और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जो अब निकल कर आ रहा है, ये निर्णय जो था वो अलवर नगर निगम का था, और अलवर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। खैर, चलिए, प्रचार तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय माहिर तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको एक जानकारी और देता चलूं कि इफ्तार पार्टी की गई आज बिहार के अंदर, और इफ्तार पार्टी थी लालू प्रसाद अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, पूर्व भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी के घर पर, और वहां पर उनके बेटे तेज प्रताप तेजस्वी के अलावा जो मुख्य रूप से नजर आए वो नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, चिराग पासवान आदि ये सब लोग भी वहां पर पहुंचे। अब एक जानकारी, हाँ, और मैं आपको एक जानकारी देता चलूं, वो ये कि दिल्ली में अब आदेश जारी कर दिया गया है
कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत अब फिर से मास्क पहनना आवश्यक है। हालांकि निर्णय अब से 2 दिन पहले ले लिया गया था कि भाई मास्क ना पहनने वालों को ऊपर चालान किया जाएगा। मास्क की फिर से अनिवार्यता कर दी गई थी, जो कि पीछे छूट देने की तैयारी चली हुई थी। अब इसका आदेश आज शुक्रवार को 22 तारीख को जारी कर दिया गया। मैं समझता हूं सुबह जिस समय आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे नमस्कार इंडिया के, उस समय तक आप मास्क लगाकर चलें, वरना 500 रुपए का चालान है। और दिल्ली मेट्रो में भी यात्रा करने वाले थोड़े से सावधान हो जाइए। दिल्ली मेट्रो आप लोगों का अलग से चालान काटेगी यदि आप मेट्रो के अंदर मास्क उतारे हुए या तरीके से नहीं लगाए हुए हैं। हम फिर कहते तरीका अर्थात नाक के ऊपर यहां से लेकर और यहां नीचे तक, अगर आपने तरीके से नहीं लगाया हुआ है मास्क तो दिल्ली मेट्रो के अधिकारीगण जो है वो आपका 200 रुपए का चालान काटेंगे। ये जानकारी आ रही है, इसलिए बाहर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्रश्न केवल जुर्माने का नहीं है, प्रश्न आपके स्वास्थ्य को लेकर भी। हालांकि इस संदर्भ में बहुत से लोग अलग अलग किस्म की टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि केवल जो ये है मास्क जो है वो इसलिए फिर से अनिवार्य किया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर मास्क बनाने का कारोबार शुरू कर दिया था और उसके अंदर अच्छा बुरा हर तरीके का मटेरियल खपाया भी जा रहा है। तो उनकी मांग या उनका दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हो सकता है। ऐसी अनेक लोगों की टिप्पणियां हैं या बातें कही जा रही हैं। चलिए अब इससे आगे नमस्कार इंडिया की टीम आज जंतर मंतर थी, तो हमने देखा कि आम जनता को न्याय दिलाने वाले वकील अधिवक्तागण, न्यायालयों में जब आप किसी चीज से पीड़ित हो जाते तो आपकी पैरवी जो वकील लोग करते, जो अधिवक्तागण करते हैं, आज देखा कि वही अधिवक्तागण, वही संविधान की मैं कहूं कि को आगे बढ़ाने वाले या संविधान की रक्षा करने वाले या संविधान के माध्यम से आपको न्याय दिलाने वाले अधिवक्तागण आज खुद प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने लिए कुछ मांग करने आए थे। और उनकी मांग थे मुख्य रूप से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, विशेष रूप से। और जंतर मंतर पर आज पहुंचे थे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण। वो अपनी पीड़ा, बहुत सारी उन लोगों की समस्याएं थी, और जब नमस्कार इंडिया ने उनसे बात की, हम आपको अभी दिखाते हैं उनसे की गई बातचीत, और पूरी बातचीत हम बिल्कुल बिना सेंसर की, बिना काटी पीटी पूरी वार्तालाप आपको दिखाएंगे हम उनका। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, आप गौर से सुनिएगा इस चीज को, कि जिन लोगों के माध्यम से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, बात यह है कि वही अधिवक्तागण स्वयं न्याय की आस में भटक रहे हैं और स्वयं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए। राष्ट्रपति महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। जंतर मंतर पर उन्होंने धरना और प्रदर्शन किया, दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो खैर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता जो एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान साहब से हमने बातचीत की। और सुनिए, अब्दुल वहाब खान ने बेझिझक इस चीज को स्वीकारा है कि हाँ, जो उच्च न्यायालय है वहां पर भी बहुत सारी कमियां हैं। खान साहब भी पीड़ित नजर आए उस बात को लेकर। खान साहब ने स्वीकार किया कि न्यायिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली में या न्यायपालिका, नॉट प्रणाली के अंदर नहीं, न्यायपालिका में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। उन्होंने बेझिझक स्वीकारा। सुनिए अब्दुल वहाब खान साहब से की गई नमस्कार इंडिया की बातचीत। मैं अब्दुल वहाब खान, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। खान साहब, ऐसी क्या दिक्कत आ गई या किन मूल कारणों से या किस मूल समस्या को लेकर आपको आज दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा? सबसे पहली बात तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमको इसमें प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? होता ये है, जनरली अभी कई बार आपने देखा होगा और आपने खुद कवर किया होगा कि कई जगह वकीलों को जो है न्यायालयीन कार्य के दौरान उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। और यहाँ तक ही नहीं, कई बार जो राजस्व अधिकारी वगैरह हैं वो भी जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे वकील भाइयों के खिलाफ एक तरफा जो है मामला दर्ज करवाते हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है।
जिसकी ताज़ा मिसाल मतलब कानून के रक्षक को ही कानून का डर दिखाया जाता है या गैर कानूनी डर जी, होता है वो? जिसका जीता जागता उदाहरण अभी जनवरी महीने में हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अधिवक्ताओं के साथ हुआ, जब वो राजस्व मामले में राजस्व अधिकारी के न्यायालय में पैरवी कर रहे थे, तो संबंधित राजस्व अधिकारी ने जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा लिया, उन्हें जेल भेज दिया था। लेकिन इसके लिए तो न्यायालय थे, फिर आपको न्यायालय से न्याय नहीं मिला, इसका मतलब? न्यायालय से न्यायालयीन कार्यवाही चल रही है प्रकरण के संबंध में, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जबकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो चुका है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी, परंतु ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि अभी तक ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकारों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू। लेकिन क्या इसके लिए आप न्यायालय में गए? इसके लिए न्यायालय में पृथक से जो है याचिकाएं दायर की गई हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर है। अभी तक कोई निर्णय या कोई निर्देश नहीं दिया गया सरकारों को? नहीं, क्योंकि कोर्ट तो बोल सकता है ना सरकारों को इसके ऊपर विचार करने के लिए या कानून के लिए। कोर्ट दिशा निर्देश दे सकता है, परंतु जो है जनहित में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है इन मांगों की ओर जो है ध्यानाकर्षण करने के लिए धरना प्रदर्शन की बहुत ही मतलब कुल मिलाकर खान साहब बात ये हुई कि लोगों को या आम जनता को न्याय दिलाने वालों को स्वयं ही न्याय नहीं मिल रहा है। हमें भी न्याय नहीं मिल रहा है और जनता जो कि प्रजातंत्र में, तो फिर आम जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा खान साहब? मुझे ये बताइए कि जब आपको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कैसे न्याय दिला पाएगी? इसमें जो है आम जनता के भी मसले को लेकर के हम अधिवक्ता गण जो है धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, जिसमें हमारी एक मांग यह भी है कि आम जनता को उनके जो नामांतरण, जाति, निवास, आमदनी प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं, सीमांकन के जो प्रकरण हैं, नई ज़मीन या मकान खरीदते हैं तो उनका नामांतरण का जो सवाल है और जो ऋण पुस्तिका, अधिकार पुस्तिका जो बनती है, उसको हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह गारंटी दे कि आम जनता को जो है घर पहुंच सेवा के तहत जो है। कुल मिलाकर खान साहब क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हावी है या राजनीति हावी है? मैं उदाहरण दे देता हूं, आपको मालूम होगा पीछे कोविड के दौर में सुप्रीम कोर्ट तक ने कई बार केंद्र सरकार से बातें मांगी थी कि आप किस प्रकार टीकाकरण कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक को सरकार ने, केंद्र सरकार ने वो जानकारी उपलब्ध कराने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि न्यायपालिका के ऊपर भी कोई दबाव है? भारतीय न्यायपालिका में जो है हम लोगों ने वर्ष 2011 में हम लोगों ने न्यायपालिका भारतीय उच्च न्यायपालिका में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर में यही धरना प्रदर्शन किया था। हमने मांग किया था कि भारतीय उच्च न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पारदर्शी, मतलब कुल मिलाकर आप भी कहीं ना कहीं उसको शक की दृष्टि से देख रहे हैं? आज भी भारतीय उच्च न्यायपालिका में जो है जजों की नियुक्ति को लेकर जो है वकीलों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है असंतुष्ट है। भारतीय उच्च न्यायपालिका में जो है जजों की नियुक्ति को लेकर जो है वकीलों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है असंतुष्ट है। आज भी भारतीय उच्च न्यायपालिका में जो है जजों की नियुक्ति को लेकर जो है वकीलों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है असंतुष्ट है। योग्यतम वकीलों की बार कोटे से जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही है और जो है एक उसके लिए किसी स्तर पर आपने आंदोलन किया? यस, हमने 2011 में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी किया। 2011 से पहली सरकार थी, वर्तमान सरकार में आपने कहीं किया? वर्तमान सरकार में भी जो है ज्ञापन हमने दिया है और जो है अभी भी वो आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। हम अभी भी जैसे आपके चैनल के माध्यम से खान साहब, मैं एक चीज़ रोकूंगा, एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख तारीख पर तारीख, तो इसका मतलब आपके आंदोलन और आंदोलन पर आंदोलन, अनेकों चीज़ों को लेकर आप लोगों के आंदोलन चल रहे हैं। हमने जो है ये भी मांग किया था और मांग करते हैं भारत सरकार से कि और प्रधानमंत्री जी से कि जो है संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं जिसमें केवल एक ही बात पर चर्चा हो, वो है भारतीय उच्च न्यायपालिका में व्याप्त जो है विभिन्न जो इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं उस संबंध में सांसद जो है केवल उसी मुद्दे पर चर्चा करें। लेकिन
उसमें भी हम सफल नहीं हो पाए हैं। आपके वकालत क्षेत्र के अनेकों लोग मंत्री बने हुए हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे, उससे पहले अरुण जेटली, चलिए आज की दुनिया में नहीं है। आज तो वकीलों को प्राथमिकता दी जा रही है राजनीति के अंदर, तब भी आप लोगों की बात नहीं पहुंचाई जा रही है। वही कारण है, इसी कारण हमें जनतन मंतन में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वास्तविक सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया किन्हीं को? हमने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से और माननीय राष्ट्रपति जी। आपके सब्र की सीमा कहाँ तक मानूं? देखिए, हम मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य और दायित्व समझते हैं। हम अधिवक्ता होने के पहले भारत के सपूत हैं, भारतीय नागरिक हैं, और हम जितने अधिवक्ता भाई आए हैं संख्या में भले कम हैं, लेकिन ये सारे के सारे विभिन्न अधिवक्ता संघों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और ये अपने मातृभूमि के प्रति दायित्व को अच्छे तरह से जान रहे हैं। और हम मातृभूमि के प्रति हमारा ये दायित्व है कि यहाँ जो भारत में जो है उच्च न्यायपालिका में हो या केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो, जो भी हमें कुरीतियाँ दिखाई दे रही हैं उसको हम उजागर। मेरा सवाल का जवाब अभी नहीं मिला खान साहब, आपके सब्र की सीमा कहाँ तक मानूं? हमारी सब्र की है जागरण, जो है आम नागरिकों में जो है जागरण लाने का प्रयास करेंगे। और हमारी मैं सीधा कहूँ, कब तक इंतजार करेंगे? मेमोरेंडम आपने सौंपा, कब तक इंतजार करेंगे उस पर कार्रवाई का? ये हम जो है सब्र तो नहीं करेंगे, लेकिन लगातार जो है अपना जो है मुहिम जारी करेंगे और इसमें हमको सफलता भी मिली है। मतलब एक और आंदोलन? पहले भी आपका ये आंदोलन गिना चुके हैं। सफलता भी मिली है। जैसे हमने पिछले 2011 में लोकल जजों के खिलाफ आंदोलन किया था कि भारतीय उच्च न्यायालयों से अंकल जजों का ट्रांसफर किया जाए, उस मुद्दे पर हमें सफलता मिली। अभी वर्तमान जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति हैं उनके द्वारा जो है बहुत से उच्च न्यायालयों में स्थानीय न्यायाधीशों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। तो हमारे जो आंदोलन का परिणाम जो है हमको सकारात्मक दिखाई दे रहा है और कुछ तो सफलता मिली है। नहीं तो एक समय था कि उच्च न्यायालयों के खिलाफ। खान साहब, मैं माफी के साथ कहना चाहूँगा, अगर आपको सफलता मिल रही होती तो आपको जंतर मंतर ना आना पड़ता। ये जो है जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र है और अपनी बातों को रखने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और यदि मतलब कुल मिलाकर न्यायालय में आप अपनी बात नहीं रख पाए, न्यायालय ने आपकी बात नहीं सुनी, आखिरकार प्रजातंत्र की व्यवस्था को ही अपनाना पड़ा। बिल्कुल जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ये अब्दुल वहाब खान साहब थे। देखा आपने किस प्रकार इन्होंने बेझिझक स्वीकारा। बड़ी खुशी की बात है। कम से कम अगर हमारे न्यायपालिका के अंदर भी किसी प्रकार की कमियां आ रही हैं और आम जनता में बहुत सारी है, चलन है, और कहीं ना कहीं के ऊपर क्या कोई राजनीतिक दबाव है, इस प्रकार की बातें भी जब की गई और उन्होंने सभी त्रुटियों को बेझिझक स्वीकारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन बिल जिसकी ये मांग कर रहे हैं विशेष रूप से, उनको सरकार बनाएगी, स्वीकार करेगी संसद के अंदर। जिस प्रकार जो उन्होंने बताया, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, किस प्रकार इन लोगों को फर्जी केस बना देते हैं अधिवक्ताओं के ऊपर ही। तो अब आप खुद सोचिए कि न्याय दिलाने वाला खुद ही न्याय की आस में भटक रहा है। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते आपको एक खुशखबरी दे दी जाए कि हज यात्रा को सऊदी अरब की मंजूरी मिल गई है। भारत से इस वर्ष 79,000 अर्थात 79,000 श्रद्धालु जा सकेंगे और इस साल इसमें पुरुष साथियों के बिना 5,000 से अधिक महिलाएं हज पर जाएंगी। भारत के लिए इस साल का जो कोटा उन्होंने बनाया वो 79,237 श्रद्धालुओं का कोटा मंजूर किया है सऊदी अरब ने। और एक जानकारी और आपको चलते चलते देता चलूं कि इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पीड़ित इस समय घूम रहे नेता, पूर्व समाज पार्टी, हालांकि इन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी बनाई थी और वो अब आजम खान से मिलकर आए हैं, आजम खान से मिले हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं और चर्चाएं ये भी हैं कि बहुत जल्दी शायद वो भारतीय जनता पार्टी में जाए। लेकिन खैर चलिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, शिवपाल यादव कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। लेकिन आजम खान से मिलने के आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उंगली अखिलेश यादव की तरफ उठाई, अर्थात उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश चाहते तो आजम खान जेल से बाहर हो सकते थे और उसके लिए कहीं इस बार थोड़े से खिन्न अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव जी से भी हल्के से मतलब खिन्न नजर आया। चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि कोरोना, क्योंकि अभी थोड़ा सा हालांकि घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर निकलें तो मास्क ऊपर से और यह नीचे तक लगाकर। नमस्कार।